आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम होस्टेज क्राइसिस की बात करेंगे। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसकी बात करना कि आखिरकार कैसे होस्टेज क्राइसिस जो है वो गाज़ा में शुरू हुई और ये कैसे अभी अलग है। लेकिन उससे पहले एनएलपी का जो हमारा शानदार कोर्स है उसको आप ज़रूर अवेल करें। आपके बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट के बाद हमने इस कोर्स को ओपन किया। लिमिटेड सीट्स हैं, नहीं पता कब बंद होगा। 26 अक्टूबर को क्लासेस शुरू होंगी। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास लेंगे। देखो, हमास फाइटर्स जो हैं, अभी देखिए इजराइल ने बोला है कि भाई चले जाओ सबके सब सदन हमास। अब 24 घंटे के अंदर अंदर को कैसे पूरी दुनिया जो है इस समय ये कह रही कि युद्ध को रोक दो कुछ भी करके, क्योंकि दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ह्यूमैनिटेरियन कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी। तो 7 अक्टूबर को मुश्किल हुई। ठीक है, अब आपको बता दूं कि 7 अक्टूबर को यूम किपर वॉर एक फेस्टिवल होता है, यूम किपर बेसिकली उसको मना रहे थे। हमने तस्वीरें देखी कि कैसे म्यूजिक फेस्टिवल में लोग एंजॉय कर रहे हैं, एकदम से हमास के फाइटर्स आते हैं, उतरते हैं और उनको ले जाते हैं उठा के। तो ये बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रेसिंग था। 150-150 के करीब सिविलियंस इस समय हमास के पास हैं और हमास ने कह दिया है कि बेटा अगर वार्निंग के बिना तुमने बम बरसाया, कुछ प्रॉब्लम की, हालांकि आपको बता दूं 3 मिनट की खाली वार्निंग मिलती है, तो हम एक होस्टेज को मारना शुरू करेंगे आईसिस स्टाइल में। तो हमास तो पागल हो चुका है पूरी तरीके से। तो यहां पे सिविलियंस, वुमेन, चिल्ड्रन और बाकी जो एल्डरली है, ठीक है, इसमें ज्यादातर सिविलियंस है 150 होस्टेजेस में, जो कि एक बहुत बड़ी दिक्कत है। अब प्रॉब्लम यह है कि आखिरकार ये है कहां, नहीं पता। इन होस्टेज को कहां रखा गया नहीं पता, इनकी कोई जानकारी नहीं है। और बस यही है कि तस्वीरें सामने आती जा रही हैं कि एक फैमिली को होस्टेज रखा है, एक फैमिली को मार रहे हैं, बुरी हालत। अभी कल की बॉम्बिंग में 13 होस्टेज मारे गए थे, ये चीज है। अब ये बहुत ही, अगर देखो तो स्ट्रैटेजी तगड़ी है। कैसे? इसमें इजराइल देखो 150 के करीब होस्टेज है। अब उसमें बहुत सारे इजरायलीज हैं, यहूदी हैं। अब इजराइल अपने लोगों को तो मारेगा नहीं, तो हमास ने सोचा कि ये बम नहीं बरसाएंगे, क्योंकि होस्टेज की हमने ठिकाना तो बताया नहीं है। तो अगर बम बरसाएंगे कि सोचेंगे तो इनको लगेगा कि नहीं यार ये प्रॉब्लम हो सकती है, होस्टेज भी मारे जा सकते हैं। पर इजरायली इंटेलिजेंस बहुत तगड़ी है दोस्तों। हालांकि अभी होस्टेज का नहीं पता चला है, बट फिर भी उन्होंने एयर स्ट्राइक्स तो तगड़ी की हैं। ठीक है, इतने सारे ठिकानों पे एयर स्ट्राइक्स की है। प्रॉब्लम तो अगर बात करते हैं तो ये होस्टेज सिचुएशन काफी ज्यादा कॉमन है। थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं। ठीक है, 4000 जो आईटी रेट है, इंटरनेशनल टेररिज्म एट्रीट्यूट ऑफ टेररिस्ट हुए, उन्होंने बोला कि 4000 होस्टेज और किडनैपिंग इंसिडेंट 1968 से लेकर 2018 तक अभी तक हो चुके हैं। 4000 एक बहुत बड़ा नंबर है। भारत में सबसे बड़ा होस्टेज इवेंट ICJ 814, जिसकी मैंने कहानी भी आपको बताई है। 1999 का ये होस्टेज सिचुएशन जिसने हमने मसूद अजहर को छोड़ दिया था, जैश का जो आतंकी था, ठीक है ना। और अभी शाहिद लतीफ को गोली मार दी, वो उसका मास्टरमाइंड नहीं, बट पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड 2010 में उसको भी हमने छोड़ दिया था। खैर वो तो बहुत बड़ी गलती थी, वो हमने खुद छोड़ा था। और देखिए जब से PLO बना है, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो ये तो फेमस ही थे होस्टेज के लिए। कभी ये प्लेन्स को किडनैप कर लेते थे, कभी ये होस्टेज रख लेते थे। ब्लैक सितंबर जब ग्रुप बनाया गया तो वो तो बड़ा ही डेंजरस एक्सट्रीम ग्रुप, कि बस इनको तो खुली छूट दे दी कि मारो जितना ज्यादा हो सकते हैं। तो इन्होंने तो म्यूनिच मसाकर, ऑपरेशन राथ ऑफ गॉड, इस पर बहुत शानदार मूवी बनी है, स्टीवन स्पीलबर्ग की है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, उस मूवी को देखिएगा। उसमें यह बताया है कि मोसाद काम कैसे करता है। वैसे आपको बता दो स्टीवन स्पीलबर्ग की एक ज्यू है, अमेरिका में ज्यूज की बहुत बड़ी लॉबी है, और ज्यादातर अगर आप देखो ये बहुत जबरदस्त कम्युनिटी होती है, हाईली इंटेलेक्चुअल, हाईली इंटेलिजेंट और बड़े मेहनती होते ही हैं। देखिए इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंट कोई जेनेटिक नहीं है, बट हाँ हार्ड वर्क जो होता है ना, ये डिपेंड करता है। तो दे आर वेरी वेरी हार्ड वर्किंग, और इसीलिए पूरी दुनिया इनसे जलती भी है, क्योंकि इनका बैंकिंग सिस्टम सब यही कंट्रोल करते हैं। तो ये जो म्यूनिच मसाकर हुआ, अब 1972 ओलंपिक गेम्स, ये सबसे खतरनाक था, जब 11 इजरायली एथलीट्स को सब आराम से ओलंपिक्स की तैयारी कर रहे थे, गेम में जाने की, इनको मतलब गेम में जाना था इनको, एकदम से 4 से 5 आतंकी आते हैं और इनको पकड़ के ले जाते हैं। ठीक है, मार देते हैं इनको, तो सबको मार दिया जाता है। तो अब ये वाला जो म्यूनिच मसाकर हुआ, फिर उसके बाद मोसाद ने लॉन्च किया ऑपरेशन राथ ऑफ गॉड, और इसमें जो जो इन्वॉल्व था, अगले 20 साल तक ऑपरेशन की हिस्ट्री में ये सबसे लंबा चलने वाला किसी खुफिया एजेंसी ने चलाया। अगले 20 साल तक ढूंढ ढूंढ के मारा है, समझ रहे हो। अब इसमें एक और प्रॉब्लम है,
जब आप ये देखिए कि मोसाद दुनिया की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी, और इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हो सकता है? हमास इतना बड़ा हमला कैसे लॉन्च कर सकता है? एक ऑफिशियल ने बोला है कि 11 दिन पहले ही बेंजामिन नेतन्याहू को बता दिया गया, बट हल्के में ली गई थी वार्निंग। 1985 की बात करें तो अगेन लेबनीज टेररिस्ट ने जब TWA फ्लाइट 847, देखिए लेबनान और PLO ये साथ में काम करते थे, हिजबुल्लाह बेसिकली, और इन सबको ईरान की बैकिंग है, ईरान की फंडिंग है। तो ये बहुत प्लेन हाईजैक 1970s से लेकर 1990s तक ढेरों प्लेन हाईजैक किए उस समय। और 2011 में जो ये शलित था, ठीक है, एक सोल्जर को, ये बेंजामिन नेतन्याहू की तस्वीरें भी आई थी, आपको याद है, एक सोल्जर के लिए 1000 पैलेस्टीनियंस को रिहा किया गया, जो प्रिजनर्स थे। ये उस समय म्यूनिच मैसाकर, इन सबको मार दिया गया था। ब्लैक सितंबर के आतंकी थे, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, मार दिया था सबको, ठीक है ना। लेकिन गाजा में सिचुएशन कैसे डिफरेंस है, जो होस्टेज सिचुएशन, देखिए ये एक तो देखिए कभी भी इतने सारे होस्टेज गाजा हमास के पास नहीं है। हमास ने ये होस्टेज वाली सिचुएशन या तो पता रहता है, ठीक है, और 1 2 3, लेकिन 150 होस्टेज, अभी पहले तो 230 बता रहे थे, लेकिन ऑफिशियल आंकड़ा आप मान के चलिए 150 से तो ऊपर ही है। तो इतने सारे होस्टेज कभी भी किडनैप किए नहीं, ठीक है। और दूसरी चीज है कि इस समय पता नहीं है इजराइल को कि आखिरकार इनको कहां रखा गया है। कई बार हमास जो है ये बार्गेनिंग टूल की तरह यूज करते हैं इसको। मैंने बताया ना, शलित को रिलीज करने के लिए 1000 पैलेस्टीनियन जो प्रिजनर्स है उनको छोड़ा गया। लेकिन दोस्तों यहां पे बार्गेनिंग का तो अभी तक कुछ नामो निशान देखने को नहीं मिला। हालांकि एक खबर यह आई थी कि हमास बार्गेनिंग करने के लिए तैयार है, लेकिन इजराइल ने उसको मना कर दिया, ऐसी खबर थी। अब मैं नहीं पुष्टि कर सकता कि सच है नहीं है, लेकिन यहां पे जो बार्गेनिंग का तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, कैसे क्या करना है। फिर उसके बाद ये होस्टेज ऐसा बताया जा रहा है लगातार लोकेशन बदल रहे हैं। तो जब लगातार लोकेशन बदल रहे हैं, लोकेशन का पता नहीं है, तो इजराइल को भी डर है कि कहीं ऐसा ना हो हम बम गिराएं और वो अपने लोगों पे गिर जाए। फिर तो इजराइल की सरकार वैसे भी बेंजामिन नेतन्याहू पे उनकी ही लोग हमलावर है, 90% तक उनकी अप्रूवल रेटिंग गिरी है। कह रहे कि बहुत ही फेल्ड पीएम है ये, वहां के लोग ही गुस्सा रहे हैं, कितना बड़ा हमला कैसे हो गया। और ये आप देख सकते हैं कि होस्टेज रामायण और महाभारत में तो आपको देखने को मिलता ही है, ठीक है। फ्रेंच से लिया गया ये होस्ट की अगर बात करते हैं। और अफ्रीकन पायरेट्स, सोमालिया के जो पायरेट्स ने एक के बाद एक, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, इथियोपिया, सोमालिया, वहां पे बहुत उस समय होता था कि पायरेट्स ने कैप्चर कर लिया है होस्टेज, तो वहां से ये जो है। लेकिन म्यूनिक मसाकर जो हुआ उसने मॉडर्न एज ऑफ होस्टेज को जन्म दिया, ठीक है, मतलब 1972 के बाद, कि ये नया तरीका है बंधक बनाने का। ओके, तो होस्टेज टेकिंग अटैक्स, अब आप ये देख सकते हो कि जो पेपर पब्लिश हुआ था 2020 में, इसने क्या लिखा था कि जो होस्टेज टेकिंग अटैक्स है, दे कंस्टिट्यूट ओनली 16.9% ट्रांजिशनल टेररिस्ट, समझ रहे हो, ड्यूरिंग 1978 से लेकर 2018। ये परसेंटेज इंक्रीज हुआ है जैसे जैसे आतंकी बढ़ रहे हैं, स्पेशली पैलेस्तीन में, ठीक है, और किडनैपिंग्स बढ़ती जा रही हैं। अब आपको बता दूं कि ये देखिए यहां पे 1978 से लेकर 1989 तक 13%, 3 इंटरवल्स, 1990 से लेकर 2001 तक होस्टेज सिचुएशन 18.1% और 2002 से लेकर 2018 तक 22.3%। यानी कि आप देख रहे हो कि ये होस्टेज सिचुएशन बढ़ रही है, साल दर साल जो है ये होस्टेज जो इवेंट्स है ये बढ़ते जा रहे हैं। ओके, ये चीज है। अब देखो दुनिया की पॉलिसी क्या रहती है होस्टेज में। अमेरिका तो कभी भी नेगोशिएट नहीं करता आतंकियों के साथ। अमेरिका की सीधी पॉलिसी होती है कि मार दो होस्टेज को, लेकिन हम नेगोशिएट नहीं करेंगे, ठीक है। तो अमेरिका और यूके कहते हैं कि नो नेगोशिएशंस, कोई नेगोशिएशंस होगा ही नहीं, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है, कोई भी नहीं चाहेगा कि उनके लोग मरे। एक इंसानी सबसे बड़ा जुर्म जो होता है ना, वो इंसान की जिंदगी लेना। इंसानियत अगर खत्म होगी आपके दिल से तो आप खत्म। इस वॉर में भी मैं ये बोलूंगा पूरा सच कुछ नहीं है, तो इंसानियत बना के रखें। आतंकियों के लिए नफरत, लेकिन जो लोग हैं उनके लिए इंसानियत, चाहे वो किधर पे भी हो, पैलेस्तीन के हो चाहे इजराइल के हो, तो हमेशा इंसानियत अपने दिल में बना के रखें, ये जगा के रखें लो। तो यहां हमेशा बैकरूम नेगोशिएशंस होते हैं, ठीक है। ये ठीक है, सामने सामने नो नेगोशिएशंस दिखाने के लिए अच्छा है, लेकिन बैकरूम नेगोशिएशंस ऑलवेज होते हैं, किसी तरीके से होस्टेज को छुड़ा लिया जाए,
भाई अमेरिका के साथ कितनी 1979 में जो अमेरिकन एम्बेसी बेरूत क्राइसिस हो गया, अमेरिका ने किए, कई बार किया अमेरिका ने बैकरूम नेगोशिएशन। फ्रांस और यूरोप जो हैं मिलियंस ऑफ यूरोज इन्होंने दिए। आइसिस जो सीरिया में आइसिस ने होस्टेज जर्नलिस्ट को किडनैप किया, कई बार लोगों को किडनैप किया, तो ढेरों यूरोज फ्रांस और यूरोप ने दिए हैं कि भाई हमारे लोगों को मत मारना। तेहरान होस्टेज क्राइसिस हुई, अमेरिका ने उस समय नेगोशिएट किया ईरान के साथ। ये इस पे तो मूवी भी बनी आर्गो देखिए कि नहीं, बेन एफ्लेक की, सांसें थम जाएंगी। बेन एफ्लेक डायरेक्टर भी थे, बहुत बेहतरीन एक्टर, डीसी से हट गया वो, बैटमैन बने थे ना वो। तो उसमें तो समझिए कि जब 1979 में ईरान में रेवोल्यूशन आया, तो जब रेवोल्यूशन आता है ना, भले ही एम्बेसी ठीक है, लेकिन कल को मान लो कि किसी देश में रेवोल्यूशन आ गया, कोई कुछ नहीं समझेगा, भाड़ में गई एम्बेसी पकड़ के मारो, जैसे अफगानिस्तान में हुआ। तो अब यहां पे क्या हुआ कि ईरान की एम्बेसी में रातों रात कब्जा हो गया, तो वहां पे प्लान बनाया गया, अमेरिका ने एक प्रॉपर प्लान बनाया, नेगोशिएशन चल रहे थे और प्लान भी बनाया कि किस तरीके से अब फिल्म का एक क्रू जाएगा और उसके आड़ में इन सबको बाहर निकाल के लाएंगे। बहुत शानदार मूवी है वो और बहुत जबरदस्त। इस पे मैंने एक लेक्चर भी किया था 1979 पे, जो तेहरान होस्टेज क्राइसिस हुई, तो अमेरिका ने नेगोशिएट किया था ईरान से, ठीक है ना। अब 444 देश तक देवर होस्टेज, ठीक है ना, और फाइनली 20 जनवरी 1981 को इनको रिलीज किया गया था। उसके बाद देखिए यहां पे कई बार ऐसा होता है कि होस्टेज सिचुएशन को बार्गेनिंग के लिए कि पैसा दो, हम पैसा भी होता है, आतंकी पैसा भी मांगते हैं, हमको आर्म्स दो, सेल्स, ये सब भी। 1996 में 500 डिप्लोमैट्स, लीमा जो पेरू की कैपिटल है, होस्टेज, तो वहां पे भी 4 महीनों तक जो है वो नेगोशिएशन चली थी ताकि होस्टेज को छुड़ाया जा सके। 2004 में जो बेस्लान सीज था, अब रशिया तो रशिया में क्या है ना, रशिया में अगर आप जाओगे तो वहां पे ना राष्ट्रवाद रशिया से सीखो, बहुत गजब है, बहुत ज्यादा। और व्लादिमीर पुतिन, मतलब वो अपनी दुनिया में रहते हैं, मतलब रशियंस जो लोग हैं उनको लगता है कि पुतिन जो है वो महान है। अब दोस्तों ये साइकोलॉजिकल है, हमने डार्क साइकोलॉजी के कोर्स में बताया है कि रशिया में लोग समझते हैं कि पुतिन महान है क्योंकि उनको वही बताया जा रहा है। आप एक एग्जांपल से समझते हैं, आप सोचते होंगे कि ये कैसे होता है, जैसे ब्रेन वॉशिंग, कि एक इंसान अपनी जिंदगी तक धर्म के लिए कुर्बान कर देता है, सुसाइड ब्लास्ट हो जाता है, कैसे होता है? ये सब प्रोग्रामिंग होती है। एनएलपी के लिए ना बताएंगे दिमागी प्रोग्रामिंग कैसे होती है। तो ये कैसे होता है, ये जैसे आप हो, आपको बोला है कि इंटर कास्ट मैरिज नहीं करना, बचपन से ही आपको ये बताया जा रहा है और बड़े होके भी आपको यही बताया जा रहा है, जो आपको ग्रंथ दिए जा रहे हैं, जो किताबें दी जा रही वो भी इसी से रिलेटेड, तो आपका दिमाग क्या बोलेगा? कुछ भी कोई कर ले लेकिन इंटर कास्ट मैरिज नहीं करना। तो यही होता है यहां पे, समझ रहे हो? तो बेस्लान रशिया में सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन किया लेकिन सब मर गए, यहां पे आतंकी भी मर गए और होस्टेज भी मर गए, 300 होस्टेज मरे थे, काफी ज्यादा। तो ये सारे के सारे होस्टेज थे जो स्कूल में सीज हुई थी, ठीक है। अब इजराइल ने क्या बोला, अभी कंडीशन क्या है? इजराइल ने बोला कि भाड़ में जाओ, हम कोई भी पैलेस्टीन प्रिजनर्स को नहीं, 1972 की बात है, हम करेंगे म्यूनिख क्राइसिस में। लेकिन फिर वही है कि 4 ब्लैक सितंबर्स को इजिप्ट में पैसेज, सेफ पैसेज दिया। ये सामने से हो सकता है बोल दे, लेकिन बैकडोर से सारी चीजें जो है वो चलती हैं। 2011 में वही 1000 पैलेस्टीनियन जो शलित था, इसकी तस्वीरें भी सामने आई थी, जो प्लेन से आता है इजरायली सोल्जर, 1000 पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स को यहां पर रिलीज किया गया। भारत की पॉलिसी क्या है? देखिए, भारत 1995 हरकत उल अंसार, फॉरेन टेररिस्ट, ठीक है, हरकत उल अंसार के आतंकियों ने इसको किडनैप किया, तो भारत ने बोला हम नहीं देंगे, हम किसी को नहीं देने वाले। लेकिन जब ICJ 814 हुआ, 180 भारतीय फंस गए प्लेन में, प्लेन को कांधार ले जाया गया। तो अब अफगानिस्तान, उस समय तालिबान का राज था, तो ये 1999 में ये जो क्राइसिस हुई थी अफगानिस्तान में, जैश ए मोहम्मद और मतलब पूरा पाकिस्तान तालिबान शामिल था, तब भारत ने जैश ए मोहम्मद और बाकी और आतंकियों को रिलीज किया था, ठीक है। अब देखिए, अगर एनालिसिस की देखें तो 4000 ट्रांजेक्शनल किडनैपिंग, ट्रांजेक्शनल मतलब कुछ ना कुछ जैसे बार्गेनिंग करना है, अभी तक इतने सारे किडनैपिंग इवेंट और होस्टेज इंसिडेंट जो हैं वो हो चुके हैं, समझ रहे हो? ये चीज है। अब इसमें आप देख लो कि 27% केसेस में इनको मिल जाता है जो इनको चाहिए, 27% केसेस में ये कामयाब हो जाते हैं ट्रांजैक्शन करने में। 50% जो विक्टिम्स हैं, जितनी भी होस्टेज सिचुएशन, ये ऑर्डिनरी सिविलियंस रहते हैं, यानी कि आधे से ज्यादा 50% केसेस में सिविलियंस को ही सबसे बेस्ट है। सिविलियंस को ये इसीलिए टारगेट करते हैं, एक तो सेंटिमेंट्स,
है ना, कि आम लोग हैं, आम आदमी के लिए सरकार कितनी ज्यादा गंभीर है। शायद पॉलिटिशियंस को अगर किडनैप करें तो इतनी ज्यादा टेंशन नहीं होगी, लोग भी बोलेंगे यार ठीक है यार, लेकिन आम इंसान के लिए लोगों की नजरें होती हैं कि नहीं भाई, आम इंसान के लिए आखिरकार सरकार हमारी कितनी गंभीर है। तो सरकार के वोट बैंक का भी हिस्सा होता है ये, कि अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम है भाई। वैसे तो आतंकियों से आपको नेगोशिएट नहीं करना चाहिए, लेकिन यहां पे जान की प्रॉब्लम है, ठीक है, ये चीज है। कॉर्पोरेट ऑफिशियल्स 21%, डिप्लोमेट और गवर्नमेंट ऑफिशियल 21%, ठीक है ना। फेटेलिटी रेट कितने लोगों को मारा जाता है, बहुत कम, 1.25% है। 1.25% की होस्टेज सिचुएशन में मार दिया जाता है। लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अटैक जैसे बॉम्ब हो गया या ब्लास्ट हो गया, ये 0.77% है, यानी कि उस हिसाब से देखे तो सबसे ज्यादा है, ठीक है। यानी कि 99% चांसेस है कि होस्टेज बच ही जाएंगे, बट फिर भी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अटैक से देखे तो ये ज्यादा है, ठीक है। फिर उसके बाद जो मेजॉरिटी ऑफ होस्टेज सिचुएशन है, जो मेजॉरिटी ऑफ होस्टेज सिचुएशन की अगर बात करें तो 20% एक हफ्ते के अंदर अंदर रिजॉल्व हो जाती है, लेकिन 11% एक साल भी लग सकते हैं, ठीक है ना, एक साल तक भी ये चीज है। तो अभी इजराइल के पास क्या ऑप्शंस हैं? सबसे पहले तो भाई वही है कि मारो सबको, ठीक है, होस्टेज की सिचुएशन को लोकेट करो और जितना जल्दी हो सके ऑपरेशन करो। लेकिन दोस्तों ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप तो एयर स्ट्राइक कर रहे हो, इजराइल लगातार एयर स्ट्राइक कर रहा है। अब इन एयर स्ट्राइक्स में आप कैसे होस्टेज को लोकेट कर सकते हो, कैसे नेगोशिएट कर सकते हो, बहुत ज्यादा मुश्किल है। फिर उसके बाद ग्राउंड ऑफेंसिव, जिसके लिए इजराइल अब तैयार हो गई है, 3 लाख फोर्सेस को बुलाया, बहुत बड़ा चैलेंज है। अब इसमें स्ट्रीट टू स्ट्रीट फाइटिंग होगी, जिसमें बहुत सारे आम इंसानों की जान जाएगी, गेहूं के साथ घुन भी पिसेगा, ठीक है ना। अब जैसे यही हिजबुल्लाह के साथ हुआ था, हिजबुल्लाह के साथ उन्होंने यही टैक्टिक्स अपनाई थी, लेकिन उस समय इजराइल को पीछे हटना पड़ा था। तो यही ऑप्शंस अवेलेबल है। प्रॉब्लम यह है कि अभी हमको पता नहीं होस्टेज है कहां, वेयर आर दी होस्टेज, इजराइल को यह नहीं पता है, कि लोकेट ही नहीं कर पा रहे हैं। अमेरिका, अब देखिए कोई ना कोई नेगोशिएट करेगा, अमेरिका नेगोशिएट कर सकता है, ठीक है। कतर और अमेरिका के अच्छे रिलेशंस हैं, तो हो सकता है कतर के थ्रू, क्योंकि कतर हमास को $350 मिलियन दिए थे, आपको पता ही है, कतर फंडिंग करता है। कतर ने यह भी बोला कि गाजा के लिए हम अपना बॉर्डर खोल लेंगे, मतलब जो लोग हैं वहां पे, तो कतर से बोल सकता है कि भाई आप हमारे बिहाफ पे नेगोशिएट करो। लेकिन ईरान और अमेरिका दुश्मन, ईरान से कोई बात नहीं कर रहा है, तो जब तक आप ईरान को टेबल पे नहीं लाओगे, तब तक दैट इज सिंपली नॉट पॉसिबल, ये चीजें हैं। तो अब क्या कर सकते हैं? कलेक्टिव पनिशमेंट, सप्लाई कट्स एंड बम्बार्टमेंट्स, की सप्लाई कट कर दो, कुछ भी करके, ना खाना पहुंचाओ ना पानी पहुंचाओ, बमबारी करो। लेकिन क्या ये राइट स्ट्रैटेजी है? कलेक्टिव पनिशमेंट दो, सबको पनिशमेंट दो? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें सिविलियंस मारे जाएंगे, बच्चे मारे जाएंगे, 23 लाख लोगों की बात है, ये चीज है। तो अब इस समय तो शायद यही है, कलेक्टिव पनिशमेंट। हालांकि सबने, पूरी दुनिया ने मिलकर इसकी आलोचना की है कि कलेक्टिव पनिशमेंट नहीं देना चाहिए, बट अभी तो इजराइल शायद इसी के मूड में लग रहा है। तो देखेंगे दोस्तों क्या होता है। बाकी आप एनएलपी के कोर्स को जरूर अवेल करिए, लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है। थैंक यू सो मच।